नमस्कार, बहस बाजीगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका का युद्ध महाभीषण तौर पर छिड़ा हुआ है। सबसे पहले तो तालियों के साथ इन छात्रों का बहुत बहुत स्वागत जो हमारे साथ आज यहां पर जुड़ रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि नीले गमछे, सफेद गमछे, लाल गमछे वाले क्या सोच रहे हैं, लेकिन पहले आपको विषय बता दें क्योंकि ये युद्ध कैसे पूरे विश्व को एक भयावह स्थिति में ले जा रहा है। ईरान का तेवर कहीं से भी कमजोर नहीं पड़ रहा है। खाड़ी के अन्य देशों को भी ईरान ने मानो युद्ध का मैदान बना दिया है। ईरान कह रहा है कि जिसको कहते हैं ना, मरता क्या ना करता। जब उस पर इजराइल अमेरिका हमला कर रहा है तो वो सोच रहा है फैला देते हैं इस पूरे युद्ध को। लेकिन 3 हफ्तों के बाद युद्ध का अंजाम क्या दिख रहा है। ईरान अपने सुप्रीम नेता अली खamenei और सुरक्षा के सबसे बड़े जो उनके रणनीतिकार थे अली लारिजानी समेत अपने तमाम शीर्ष नेतृत्व को खो चुका है। ईरान की राजनीति, ईरान की सेना, ईरान की सुरक्षा से जुड़े 55 से ज्यादा टॉप लीडर्स मारे जा चुके हैं। क्या ईरान के पास अमेरिका और इजराइल की साझा ताकत से भिड़ने की शक्ति बची है? इसीलिए आज बहस बाजीगर का मोशन हमने रखा है। क्या युद्ध में ईरान का खेल खत्म है? उसकी टॉप लीडरशिप के खत्म होने के बाद क्या ईरान आज भी वैसे ही तटस्थ तरीके से लड़ पाएगा? क्योंकि पिछले दिनों में अगर आप देखिए तो मिसाइल अटैक्स हो, ड्रोन अटैक्स हो, उसमें धीरे धीरे ईरान की कमी आ रही है। क्या उसकी युद्ध क्षमता कम हो रही है? इन तमाम विषयों पर सभी स्पीकर्स यहाँ बोलेंगे। लेकिन क्या युद्ध में ईरान का खेल खत्म है? इस पर ये नीले गमछे वाले लोग अपने लिए ताली बजा लीजिए, क्योंकि ये लोग मानते हैं कि खेल खत्म नहीं हुआ है। आप लोग मानते हैं खेल खत्म नहीं हुआ है? ईरान लड़ रहा है, अच्छे से लड़ रहा है और लड़ेगा आगे भी। वो ही जोश के साथ वहां मिसाइल और ड्रोन दाग रहा है, आप लोग शांत बैठे। और ये सफेद गमछे वाले, मतलब क्या न्यूट्रलिटी क्या होता है? मुझे समझना है न्यूट्रलिटी क्या है। ईरान भी लड़ता रहेगा, अमेरिका भी लड़ता रहेगा। शांति प्रिय लोग, ये ठीक है। तब तो मुझे भी सफेद गमछा ले लेना चाहिए। युद्ध जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए। और लाल गमछे वाले ये मानते हैं कि ईरान का खेल खत्म हो गया है। तो तालियों के साथ आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत। आज देखते हैं किस हिस्से में ज्यादा जोश है, कौन अपने स्पीकर्स को ज्यादा जोश दिलाएगा। लेकिन अब सबसे पहले स्टेज पर बुलाते हैं अपने तीनों जजेस। तो आइए तालियों के साथ अपने तीनों जजेस का स्वागत करते हैं। आइए सर, एयर मार्शल संजीव कपूर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फॉर्मर डीजी हैं इंस्पेक्शन एंड सेफ्टी के। अशोक सज्जनहार जी, जाने माने डिप्लोमेट, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और गीता मोहन, हमारी सहयोगी जिन्होंने इंटरनेशनल इंटरव्यूज की ऐसी झड़ी लगा दी है। तालियों के साथ गीता का भी बहुत बहुत स्वागत। भारत में एकमात्र ऐसी पत्रकार हैं जिन्होंने अभी अभी कुछ दिन पहले अब्बास अरागची का इंटरव्यू किया था, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का। और इससे पहले हम दोनों ने मिलकर व्लादिमीर पुतिन का इंटरव्यू किया था। जबरदस्त। तो अंतर्राष्ट्रीय मंच को समझने के लिए इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है। लेकिन अब दोनों ही तरफ से जो कंटेस्टेंट्स है, 6 लोग आएंगे, कुल 2 टीमें होंगी और वो मोशन के पक्ष में, मोशन के खिलाफ बोलेंगी। तो सबसे पहले अपने दोनों पहले स्पीकर्स को बुलाते हैं। तालियों के साथ स्वागत कीजिए अभय दुबे, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। दमदार अंदाज में अपनी पार्टी को डिफेंड करते हैं, चुनावों के वक्त चुनावी मैदान में भी उतर जाते हैं। तो देखिए आपके लिए इधर से ज्यादा ताली बजी। और संगीत रागी जी प्रोफेसर हैं, संघ विचारक हैं, वो आज टीम को इधर से लीड कर रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बहस से अपने आप को दूर रख रही है। अब बुलाते हैं अपने अगले 2 कंटेस्टेंट्स। तो तालियों के साथ स्वागत करते हैं हमारे अगले 2 स्पीकर्स जो आ रहे हैं। मेजर जनरल AK सिवाच, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तालियों के साथ आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और कर्नल धनवीर सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर दोनों अपनी अपनी टीमों के साथ बैठ जाइए। काफी टीम भावना दिख रही है, उठ के हाथ मिलाकर स्वागत किया जा रहा है कि जो मैं बोलूं भाई उसमें साथ देना। हमने अक्सर देखा है कि टीम वाले ही आपस में भिड़ जाते हैं। चलिए अब अगले 2 कंटेस्टेंट्स को बुलाते हैं। मोहम्मद फैज खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हाफिज गुलाम सरवर साहब। हाफिज गुलाम सरवर साहब प्रवक्ता है ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के और फैज खान साहब कन्वीनर हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के। और जानते हैं कि कहां कहां पर नमस्ते करना है, क्योंकि यही वो 3 जजेस हैं जो चूज करेंगे कि आज का बहस बाजीगर कौन है। तो तालियों के साथ स्वागत कीजिए आज के हमारे 6 स्पीकर्स का। इन सभी को 2-2 मिनट का समय मिलेगा, इन्हें मोशन पर बोलना है। एक बार फिर से यहाँ पर बैठे तमाम वक्ताओं को कह दें, मोशन पर बोलिएगा।
जो हर रोज की बहस में रटी रटाई बातें होती है उससे बचिएगा। ऐसा कुछ बोलिए जो इस मोशन में आप अपने पक्ष को मजबूती से रख सके, और ये बच्चे जो आपके पक्ष में और ये बच्चे जो आपके पक्ष में हैं वो गमछा ना बदले, क्योंकि आपको मौका मिलेगा अपना गमछा भी बदलने का। अगर टीम संगीत रागी आपको कन्विंस करती है तो आप लोग लाल गमछा ले सकते हैं। आपके लिए दोनों तरफ का रास्ता खुला हुआ है, शांति प्रिय लोगों के लिए। और ये लाल गमछे वाले, अगर आपको अभय दुबे जी की टीम कन्विंस करती है तो आप नीला गमछा ले सकते हैं। मैं बीच में आपको मौका दूंगी। तालियों के साथ स्वागत कीजिए संगीत रागी और अभय दुबे, हमारे पहले दो कंटेस्टेंट। आइए, आज का मोशन है, क्या युद्ध में ईरान का खेल खत्म है? इस विषय पर बोलने का अभय दुबे जी, आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। मैं सभी देशवासियों से पूछना चाहता हूं, क्या इस सब्जेक्ट से आप कन्विंस्ड हैं? क्या भारत के हितों को, भारत को सर्वोपरि नहीं रखना चाहिए? भारत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस पूरी लड़ाई को सांप्रदायिक उन्माद की तरह फैलाना चाहती है। वो हिंदू मुस्लिम में बांटना चाहती है। मगर असली मुद्दा क्या है? आप जानकर हतप्रभ रह जाएंगे कि उन लोगों ने एक इब्राहिम एकॉर्ड किया। उन्होंने कहा यहूदियों का, क्रिश्चियन का, मुसलमानों के पूर्वज वंशज एक ही थे, इसलिए हमको नहीं लड़ना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमको यहां लड़ाती है, ये सरेंडर सरकार है। मैं सरेंडर इसलिए कहता हूं कि अमेरिका ने कहा जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस पर सरेंडर कर दीजिए, मोदी जी ने सरेंडर कर दिया। उन्होंने कहा कि पेरिस कन्वेंशन से सरेंडर कर दीजिए, मोदी जी ने कर दिया। जब मैंने मेरे देश के प्रधानमंत्री जी से पूछा कि प्रधानमंत्री जी आवाज उठाइए मुखरता से, जून 19 में उन्होंने हमें बाहर किया और प्रधानमंत्री जी ने सितंबर 19 में कहा आपकी बात ट्रंप सरकार। प्रधानमंत्री जी, अमेरिका ने कहा कि ईरान के ऑयल, क्रूड ऑयल से सरेंडर कर दीजिए, प्रधानमंत्री जी ने कर दिया। चाबहार पोर्ट से सरेंडर कर दीजिए, प्रधानमंत्री जी ने कर दिया। जायदान की रेलवे लाइन से सरेंडर कर दीजिए, प्रधानमंत्री जी ने कर दिया। हमारा नॉर्थ साउथ जो कॉरिडोर है, जो रशिया, ईरान और भारतवर्ष साथ में बना रहा है, जो अब्बास से बंदर और मुंबई से लेकर मॉस्को तक, यूरोप तक हमको एक्सेस देता है, उन्होंने कहा कि अब सरेंडर करना होगा। प्रधानमंत्री जी ने मानस बना लिया कि वो सरेंडर करेंगे। रूस से जो क्रूड ऑयल था उससे सरेंडर कर दो, प्रधानमंत्री जी ने सरेंडर कर दिया। 500 बिलियन की जो ट्रेड डील है, इस किसानों के हितों को सरेंडर कर दो, प्रधानमंत्री जी ने सरेंडर कर दिया। यहां तक कि ईरान के प्रमुख के मारे जाने पर उनकी श्रद्धांजलि तक पे प्रधानमंत्री ने सरेंडर कर दिया। मुझे दुख है इस बात का कि क्रिस्टोफर लैंडाउ जैसा एक डिप्टी सेक्रेटरी भारत में आकर भारत की भूमि पर यह चुनौती देता है कि मैं भारत को प्रगति नहीं करने दूंगा। प्रधानमंत्री जी, आपने सार्क में सरेंडर कर दिया। प्रधानमंत्री जी, यह कहा जाता है विदेश नीति में कि नेवर वेंचर आउट विदाउट सिक्योरिंग योर होम ग्राउंड। समय समाप्त हुआ, जबरदस्त। पर इनका बंदूक एक ही दिशा में चलता है। या ईरान पर कितना आपने बोला नहीं बोला, ये मैं जजेस पर बोलती हूँ, लेकिन इस युद्ध पर भी थोड़ी स्थिति रखिएगा संगीत रागी जी। मुझे पता है आप उनकी बातों का जवाब देना चाहेंगे, लेकिन मोशन को समझिए। इंटरनेशनल अफेयर्स पर बहस हो रही है तो हमें समझना होगा, क्या ईरान अपने शीर्ष नेतृत्व के, जिसमें अगर अली खamenei के बाद सबसे बड़ा सेटबैक अली लारिजानी का है, ऐसे में युद्ध में टिका रह पाएगा? नहीं। आपका क्या युद्ध में ईरान का खेल खत्म है? इस विषय पर बोलने का 2 मिनट का समय शुरू होता है। देखिए, मुझे उम्मीद थी कि कांग्रेस के प्रवक्ता जो है वो मोशन पर ही बात करेंगे, लेकिन आपने देखा राहुल गांधी की तरह यह भी पथ विचलित हैं। एक भी शब्द मोशन पर इन्होंने नहीं बोला। महत्वपूर्ण बात क्या है, मोशन क्या है कि क्या ईरान का खेल खत्म हो चुका है? देखिए, रक्तबीज खत्म नहीं होता है, और जिस आधार पर आधारशिला प्रेजेंट रेजिम है वो एक इस्लामिक रेजिम है जो 40,000 बच्चों का कातिल है। जब इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ था उससे पहले का वो आप ईरान देख लीजिए तो एक बदला हुआ, एक अलग इंसान, एक हमारे जैसा था, वो टर्की के जैसा था, लेकिन उसको इस्लामिक रेजिम में ला करके कितने को कत्लेआम किया गया। बुर्का पहनने की संस्कृति, रेजिमेंटेशन ऑफ माइंड, ऐसी संस्कृति थी, उसके खिलाफ भी है हम। अब क्या ये बचा हुआ रह गया है? आप देखेंगे कि 16,000 के आसपास वहां पर बमबारी हुई है। पूरा ईरान का नेतृत्व, ऊपरी नेतृत्व खत्म हो गया है। आपको क्या लगता है कि खामनेई की मृत्यु ऐसे ही हो गई? अंदर में कोई नहीं था जो मोसाद को ये सारी चीजें बता रहा था। कल लारजानी की मृत्यु हुई है, उनके जो इंटेलिजेंस हेड उसको मार दिया गया, उनके डिफेंस हेड उनको मार दिया गया। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ईरान के अंदर लोग हैं जो इस रेजिम को भी उखाड़ फेंकना चाहते हैं, लेकिन चूंकि एक अभी जो सत्ता है वो एक बहुत कातिलाना सत्ता है, जिसे हम कहते हैं आरजीसी का, आईआरजीसी का, और जो वहां के फोर्सेस हैं
वो बंदूकें लेकर के आज गली मोहल्लों में खड़े हैं, कोई प्रोटेस्ट करने निकल जाएगा तो उनकी हत्या कर देगा। ये भारत की तरह नहीं है जो आप सड़कों पर आकर के आप कभी भी स्थिति में प्रदर्शन कर सकते हैं। ऐसे रिजीम मैं नहीं कह रहा हूं कि आज दिन हो कल हो जाएगा, हमास जैसे नहीं खत्म हुआ, लेकिन अपने देश को, अपने रीजन को और कम्युनिटी को बर्बाद कर दिया। ईरान भी बर्बादी के रास्ते पर है, समय लगेगा। इन्होंने भी ओपनिंग बैट्समैन ने दोनों अपनी अपनी बात रख रहे हैं। अब नेक्स्ट राउंड में सर, नेक्स्ट राउंड में कोई सवाल है आप लोगों का? एक एक सवाल ले सकते हैं हम लोग, अगर अशोक जी आप या गीता आप या आप सर पूछना चाहें कोई सवाल। जी देखिए, जो अभी बात हुई है, दोनों जो प्रवक्ताओं ने कहा है, अपना अपना पक्ष पेश किया है, परंतु मैं समझता हूं जैसा मोशन है उसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए इन करंट कॉन्टेक्स्ट में। गीता, क्विक क्वेश्चन, रागी जी ने 40,000 बच्चों का आंकड़ा दिया। आई जस्ट वांट टू नो सोर्स क्या है। एंड दुबे जी हैज नॉट फोकस्ड ऑन द सब्जेक्ट। आई वुड प्रेफर दैट वो सब्जेक्ट पे बोले तो हम वे कर सकते हैं। इनका एक ही सब्जेक्ट है, मोदी जी। नहीं नेक्स्ट राउंड में पहले आप नहीं, जवाब दीजिए, आपका सोर्स क्या था? उससे पहले एक सवाल सर आप भी पूछे, वो भी पूछ ले। थामिए। ये जो युद्ध हो रहा है उसमें दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है, चाहे वो ऑयल रिफाइनरीज हों, चाहे फ्यूल डंप्स हों, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो। तो उसके ऊपर अगर आप कुछ कहना चाहें कि एक क्षति किस हिसाब से इस युद्ध का निर्णय लेके आएगी, उस पर भी मैं चाहता हूं कि आप 2 शब्द कहें। ठीक, क्योंकि आपने शुरू किया था तो आप जवाब दे दीजिए। उसका टॉपिक पे ही नहीं रहे आप। अंजना जी, हाँ। ये जरूरी है कि ये लड़ाई अमेरिका हारे। अगर अमेरिका ये लड़ाई नहीं हारता है तो ये संदेश जाएगा कि जो वो बर्बरता ईरान के साथ, जो वो लोग बर्बरता पैलेस्टाइन में कर रहे हैं। अभी कह रहे थे कि 40,000 बच्चे, आप जानते हैं 1.5 लाख टन बम मारे गए हैं गाजा में। वहां पर प्रति बच्चे, प्रति मासूम लड़कियां 66 किलो का बम मारा गया है। हिरोशिमा नागासाकी से भी 8 गुना का ज्यादा विस्फोट वहां किया है। यह बर्बरता अगर खत्म करनी है, आज ईरान है, कल हिंदुस्तान होगा, क्योंकि हमारी सरकार मौन सहमतियां देती जा रही है। हमारी सरकार को दृढ़ता से बोलना होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैंने, चूंकि 2 मिनट का वक्त होता है, सब्जेक्ट यही है, जब भी आगे इस पर बात होगी तो उसको विस्तार जरूर दूंगा। ठीक, हमने अभी इनका प्रवचन सुना, हमने 40,000 किसी का मुद्दे का, हमने इनका अभी प्रवचन सुना है, किसी मुद्दे पर सटीक जो मोशन के पक्ष में बात करते हुए एक शब्द भी नहीं सुना। अभी सवाल उठाया कि 40,000 बच्चों की कत्ल, ये रिजीम, मैंने कहा, और ये रिजीम को हम वो लेते हैं जब आयतुल्लाह खुमैनी से लेकर के आज तक की मैं बात कर रहा हूं। ये सोर्सेस बिखरे हुए हैं, लेकिन गीता मोहन जी, आपको भी बहुत अच्छी तरीके से माना गया है कि वो एक रक्तहीन क्रांति नहीं थी, वो रक्त रंजित क्रांति थी, जिसमें अपने विरोधियों को मार डाला गया था। एक ही चीज विदेश नीति में पढ़ाई जाती है, आपका नेशनल इंटरेस्ट इज द प्राइम मूवर, प्राइम ड्राइविंग फोर्स। इसको हम रियलिस्ट थियरी कहते हैं। ऐसा नहीं कि हम अपना तिब्बत भी गंवा दें, अपना कश्मीर भी गंवा दें, और हम कैनेडी से कहें, माफी मांगे, बोले कि लिखो, हम अपना चिट्ठी भेजें जिस पर बीके नेहरू रो पड़े कि भाई हमको 62 में मार रहा है चाइना, फाइटर प्लेन भेज दो, सब चीज कर दो। ऐसा जो ग्रेट स्टैंडिंग की जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है, तालियों के साथ आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों ओपनिंग बैट्समैन ने बहुत अच्छा बोला है, बहुत अच्छा।